जो मेडिकेट पेशेंट की जिनकी हम सर्जरी करते हैं उसके बाद उसकी जो कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शंस के जरिए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं या रेडिएशन के जरिए यानी रेडियोथेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसका हम एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक क्लियर। अब हम बताएंगे कि एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट किस तरह की जाती है इन स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, Common causes of GI stricture, post-inflammatory bleeding, जनरल reflux, esophagitis and spondylitis. जो हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जीआई ट्रैक्ट के अंदर, उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर बन जाता है। बहुत सारे पेशेंट को esophagitis होता है जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। कौन डिजीज होती है, जो हमारी जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक डिजीज होती है जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रक्चर हो सकता है। कौन सी डिजीज होती है? इन्फ्लेमेशन होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिजीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को डिजीज क्रॉन डिजीज कहते हैं। हमेशा याद रखिए, ये बार-बार ये वर्ड रिपीट होता रहता है, हमारे ध्यान से निकल जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डिजीज है, क्रॉन डिजीज कहते हैं। सेकंड है पोस्ट सर्जिकल एनास्टोमेटिक स्ट्रक्चर। कुछ पेशेंट की सर्जरी होती है जो एनास्टोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को स्ट्रक्चर हो सकता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर। पोस्ट एंडोस्कोपिक थेरेपी आफ्टर ईएमआर और ईएसटी। ईएमआर और ईएसटी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट को एंडोस्कोपिक थेरेपी के बाद भी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जो हम रिसेक्शन करते हैं, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन या एंडोस्कोपिक डायसेक्शन करते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट को स्ट्रक्चर बन जाता है। रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर वाले पेशेंट को जो रेडिएशन लगती है उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर बन जाता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर। मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर कैंसर रिलेटेड होता है। जो पेशेंट मैलिग्नेंट होते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हो जाता है। कास्टिक इंजेक्शन, जो पेशेंट हमारे एक्सप्लोजिव के पेशेंट होते हैं, जो तेजाब वगैरह लेके आ जाते हैं, कास्टिक इंजेक्शन वो हमारे जीआई ट्रैक्ट को स्कार्ट करता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर की। हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली जो एसोफेगस की हम बात करते हैं, जिन पेशेंट को रिफ्लक्स की डिजीज होती है, उस रिफ्लक्स की डिजीज की वजह से पेशेंट के अंदर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रिफ्लक्स डिजीज बेसिकली हमारी जो मोटिलिटी होती है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वो रिफ्लक्स बन जाता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर उसका, यानी लोअर एसोफेगल जंक्शन के अंदर, जिसको हम ज़्यादातर डायग्नोज करते हैं। कौन बताएगा? आप बताइए। मैनोमेट्री की तरह, मैनोमेट्री की वजह की मैनोमेट्री के जरिए हम उसकी डायग्नोज करते हैं उस स्ट्रक्चर की। तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादातर क्या कहलाता है? अगर लोअर एसोफेगल जंक्शन पे वो स्ट्रक्चर डेवलप होता था, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? बोलो भैया, बोलो, आप ही बता दें। एक्लेसिया जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम डायलेट भी करते हैं की वजह से, तो वो नॉर्मली लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो हमारा नैरो हो जाता है, नैरो होने के बाद जो स्ट्रक्चर पर डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से जो रिफ्लक्स डिजीज की वजह से जो हमारी डिजीज एक्स्ट्रा जो वहाँ पे फ्यूज होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, उसकी वजह से वहाँ पे पैरेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मोस्टली जो रिफ्लेक्स की वजह से डिजीज होती है, उसकी वजह से एक्लेसिया डेवलप हो जाता है, उसको डायलेट करते हैं, उसकी जो डायग्नोस करते हैं मैनोमेट्री के जरिए डायग्नोस करते हैं। उसका एक एड्रेस प्रोसीजर होता है, जो भी हमने कुछ अर्से में शुरू किया है, उसको क्या कहते हैं प्रोसीजर को? पॉइंट किस चीज का एप्लीकेशन पर ओरल एंडोस्कोपी मायोटॉमी। उसके बाद है पोस्ट सर्जिकल एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर, भी मैंने इसका डिस्कस किया। जो एनास्टोमोटिक एरिया होता है, जो दो गट या डक्ट को आपस में ज्वाइन करते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है उसको कहते हैं एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर। ठीक, अभी इसका मैनेजमेंट आगे जाके बताएंगे, सारे स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट किस तरह की है। उसके बाद है ईएमआर एंडोस्कोपी म्यूकोजल रिसेक्शन, की लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ईएसटी की वजह से हो सकते हैं, या मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर होते हैं रेडिएशन की वजह से, जब मैंने बताया। और कास्टिक इंजेक्शन, जो पेशेंट एसिड पी लेते हैं जज्बात में आते हैं या गलती से, तो उसके अंदर जो क्रोजल स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं, फिर उसकी मैनेजमेंट वो आगे जाके अपना डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसके हम फिजिकली देखते हैं कि पेशेंट व्हीलचेयर पे आया है या चल के आया है या स्ट्रेचर पे आया है, पेशेंट ठीक है, पेशेंट को कोई कंप्लेन तो नहीं है। फिर उसके बाद हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं कि उसको डिस्फेजिया तो नहीं, खाना अटक के तो नहीं जाता, उसको बार बार वोमिटिंग तो नहीं है, उसको बार बार वोमिट तो नहीं होता, जॉइंटिस उसकी आंखें कहती हैं पीली तो नहीं है,
और ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट को खाना हजम हो जाता है, कहीं उल्टियाँ तो नहीं हो जाती, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसकी, हम उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन तशखीस पे एंडोस्कोप के जरिए हम उसको देखते हैं, अगर उसको स्ट्रक्चर है तो किस साइड पर है, किस लेंथ पर है और कितनी टाइट है, हम उसको एंडोस्कोप के जरिए देखते हैं। उसके बाद हम इमेजिंग पे आते हैं, बेरियम स्टडी हमारे पास एक एक्सरे होता है जो हम स्ट्रक्चर हो जाता है, जो पेशेंट को हम बेरियम मेडिसिन दवाई होती है जो हम देते हैं पेशेंट को, वो फौरन से फॉलो करता है और एक एक्सरे आता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर का साइज देखते हैं और सुफिजल फिस्टुला को देखते हैं कि कहीं पेशेंट को सुफिजल फिस्टुला तो नहीं है, हम बेरियम सोलोग्राफी के जरिए देखते हैं। सोफिजियल फिस्टुला में बेरियम सोलोग्राफी कराते हैं क्योंकि ट्रेकिया में जाने के ट्रेकिया में चांसेस जाने के चांस। उसमें बेरियम सोलोग्राफी बात सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी लेयर तक पहुंचा है, कि कहीं मैलिग्नेंट है तो वो हमारी जो हमारी जो आगे चल के जब एमआरसीपी हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेस्ट्रोपेनकार्टोग्राफी हमारी जो लीवर की डक्ट्स होती है उसके अंदर देखते हैं हम एमआरसीपी करा के कहीं जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहीं स्ट्रक्चर की वजह से तो नहीं है या फिर स्टोन की वजह से कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में किस तरह हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट के अंदर ये किस कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे वर्ड पहले आता है डिस्फेजिया कैसे डायग्नोज करेंगे पेशेंट का, क्या क्वेश्चन कर सकते हैं पेशेंट से। सर हम पूछते हैं आप खाने पीने में क्या खा रहे हैं, आप लिक्विड ले रहे हैं या कुछ आप सॉलिड ले रहे हैं, तो सर उसमें पेशेंट हमें बताता है कि वो खाली मतलब पीने वाली चीज़ें ले सकता है या वो थोड़ा बहुत सॉलिड ये फूड ले क्वेश्चन सकता नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन ये होगा पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपको खाना लेते हुए खाना पचता तो नहीं है यहाँ पर, और साथ में उनको चेस्ट पेन की भी शिकायत करते हैं। तो इसके अलावा पेशेंट यही है कि उससे पूछते हैं कि आपको खाने पीने में कोई तकलीफ खाना निकलने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसको डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट के अपने खाने के कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद वॉमिट हो जाता है तो खाता है तो उसको क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वॉमिटिंग। जिन पेशेंट को गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो पेशेंट वॉमिटिंग में अक्सर कंप्लेन करेगा आपके साथ। तो तीसरी चीज है जॉइंटस को कैसे क्लिनिकल देखते हैं। सर उसकी आईज उसकी स्किन अगर ये येलोइश हो रही है तो हम पहचान लेंगे कि इसको होती है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है लीवर के अंदर, लीवर की डक्ट्स के अंदर। ठीक, उसके बाद वर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर ऑब्स्ट्रक्शन गट में हो रही है या डक्ट में, अगर लीवर में हो रही है तो लीवर की डक्ट में पहचानेंगे कि पेशेंट लीवर का ऑब्स्ट्रक्शन। अगर गट के ऑब्स्ट्रक्शन में हो रही है, इन केस अगर पाइलोरस में हो रही है तो गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अगर एसोफेजियस में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको हम डिस्फेजिया। ठीक, उसके बाद है एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन किस तरह की जाती है। डिस्फेजिया की आप में से बताऊंगा, आप बोलते नहीं डिस्फेजिया की किस तरह का एवेल्युएट करेंगे एंडोस्कोपी के लिए, आप बताओ सलमान। सर हम स्कोप ने पीट्स स्कोप से देखेंगे, हमारा पीट्स स्कोप इजीली अडल्ट पे लेकर के देखेंगे। स्कोप का डिस्प्ले वैल्यू नहीं है सर बलून डायलिटेशन या रोजी डायलिटेशन देखो मैनेजमेंट है, हम डायग्नोस की बात डायग्नोस जब कोई खाना अटक रहा होता करें। हम एंडोस्कोपी के लिए किस तरह देखेंगे। बायोप्सी नो या सीधी बात है, एंडोस्कोप डाल के देखेंगे बस इतना परेशान क्यों हो। एंडोस्कोपी करके हम डायग्नोस करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर या ग्रोथ है तो किस लेवल पे ग्रोथ है। अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं स्कोप को, हम बियॉन्ड द स्ट्रक्चर तो हम उसकी साइड और उसकी लेंथ भी एंडोस्कोपी करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे करें इमेज एंड बेरियम स्टडी। इमेजिंग में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे अभी हमने बेरियम स्टडी की बात की। बेरियम सल्फेट एक दवा है जो हम पिलाते हैं, जो रेडियोपैक मेडिसिन पिलाती है। हम जब पेशेंट को पिलाते हैं तो हमारे अगर एसोफेगस की स्पेशली इसके लिए पिलाई जाती है, एसोफेगस की जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो उस एक्सरे के जरिए हम देख सकते हैं। जैसे पेशेंट को स्ट्रक्चर है, बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, वो भी दिखा सकते हैं। अगर पेशेंट के अंदर डायबिटीज बना है तो हम वो भी बेरियम स्टडी के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेशेंट को मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर स्पेशली तो हम उसमें देखते हैं कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है एसोफेगस के अंदर उस स्ट्रक्चर की या स्टमक की या किसी भी गट की या लीवर की। अगर इसके अंदर मैट्स बन गए या मल्टीपल जगह पे इन्वॉल्व कर चुका है, एओर्टा को इन्वॉल्व कर चुका है तो हम उसकी
सर्जरी नहीं कर सकते, वो इररिसेक्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम उसको ज़्यादातर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर रखते हैं या थेरेपी के मैनेजमेंट के अंदर रखते हैं। वो फिर हम आगे बता दें कि थेरेपी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक, उसके बाद है एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या चीज़ है? मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटिक। तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं एमआरसीपी के अंदर? में हम जो है मतलब इसकी डक्ट्स को देखते हैं, जहाँ इसकी पर duct कोई पैनक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं, हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट्स होती हैं, यानी हम सिपिनियल जिसमें वाली। लीवर की डक्ट्स और पैनक्रियास की जो डक्ट्स होती है, क्योंकि कंप्लीट पैनक्रियास रहती है, तो लीवर और पैनक्रियास की डक्ट के अंदर जो भी एब्नॉर्मलिटी होती है उसको एमआरसीपी के जरिए डायग्नोस करते हैं। कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो कि रेडियो टाइप नहीं होते, तो एमआरसीपी उसको बेहतर तरीके से बातें करके देती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है, बहुत ही बारीक चीज़ों को भी दिखा सकता है एमआरसीपी। बाद हमें एक्सरे के अंदर नज़र नहीं आता, अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता, तो एमआरसीपी के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? बायोप्सी रूल आउट। बायोप्सी क्यों की जाती है? मेलिग्नेंसी में चेक माइग्रेसी है या बिनाइन है, तो दोनों चीज़ों को रिजल्ट करने के बाद नेक्स्ट एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारे पास बलून डायलेटेशन, कंट्रोल रेडियल एक्सपेंशन यूजिंग बलून ऑफ ग्रेडेड साइजेस। हमारे जो सीआरई होते हैं उसकी फुल एब्रिविएशन है कंट्रोल रेडियल एक्सपेंशन। कंट्रोल मतलब हमारे हैंड में कंट्रोल होता है तो कितना इन्फ्लेट करना है, रेडियल मतलब रेडियल होता है और एक्सपेंशन मतलब इन्फ्लेट करना। तो अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे 6 to 8 का सीआरई है उसको हम कंट्रोल करके इन्फ्लेट कर सकते हैं, 6 इन्फ्लेट करना है, 7 इन्फ्लेट करना है या 8 इन्फ्लेट करना है। और ये शॉर्ट स्ट्रक्चर के लिए हम बलून डायलेटेशन करते हैं। उसके बाद बुजी डायलेटर, बुजी डायलेटेशन, मैकेनिकल डायलेटर सेफ्टी क्लियर था। बुजी डायलेटेशन हम लॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे क्लोजिट के पेशेंट होते हैं या लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं तो हम सेफ्टी क्लियर डायलेटर यूज करते हैं। बैलून डायलेटेशन और इसमें सेफ्टी डायलेटेशन में कौन सा कुछ बातें करेगा? फिर आप बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? चलो जो दिन का अलग बताओ। सर बलून थोड़े से इससे वो डायलेट करने के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट और स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रक्चर हो तो उसमें पूंजी है, इस्तेमाल करते नॉन मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर में तो हम उसको बैलून के जरिए डायलेट कर सकते हैं। इवन कि अगर मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स भी है तो उसको अगर वो शॉर्ट है मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर की, तो हम उसको बैलून के जरिए डायलेट कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से अबव है उसकी लेंथ तो हम उसको सैवरी से डायलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि एक्लेजिया बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम 1.5 to 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम किस चीज़ की डायलेट करेंगे? एक्लेजिया। अब दोबारा चलते हैं बैलून डायलेटेशन पे। हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के बैलून आते हैं? सीआरई बैलून। सीआरई क्या चीज़ है? Controlled radial expansion। कंट्रोल्ड रेडियल एक्सपेंशन। इसको वादे करें कंट्रोल्ड क्या चीज़ है? कंट्रोल हमारे कंट्रोल में चीज होती है, हम इसको 3 स्टेज पे डायलेट कर सकते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, इस तरह हर स्टेज पे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल डायलेट करेंगे। रेडियल ये 360 डिग्री पे डायलेट करता है, पूरा न्यूमन पूरी गट को डायलेट कर सकता है, इसलिए इसको रेडियल कहते हैं। एक्सपेंशन जिसको एक्सपेंड करते हैं कि कितना एक्सपेंड करना है हमने, यानी कितना मैक्सिमम इन्फ्लेट कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको सीआरई में कंट्रोल्ड रेडियल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा जो डायलेटेशन बताइए वो है सेवरी गिलियर डायलेटेशन। सेवरी गिलियर क्या चीज है? डायलेटर सेवरी वायलेट्स में हम लोग अपने वो यूज करते हैं। आप बताएं, आप कुछ करेंगे? सर सेवरी वायर जो है उसको ही सेवरी के लिए नहीं, सेवरी वायर से डायलेट नहीं करते, जो बुजियस डायलेटर होते हैं, गिलियर डायलेटर कहते हैं। गिलियर जिसने बनाए थे डायलेटर, उस शख्स का नाम है गिलियर, तो उसके नाम से इसको डायलेटर गिलियर डायलेटर कहते हैं। बेसिकली बुजियस डायलेटर कहते हैं। इन डायलेटर्स को हम ओवर द वायर हम स्ट्रक्चर को डायलेट करते हैं, जिनके लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली कौन से? सॉफ्टवेयर्स के अंदर। सॉफ्टवेयर्स के जो बिनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे प्रोजेनेशन के होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बुजियस डायलेटर से डायलेट करते हैं। ठीक, आगे चलें। बात करें हमारे पास स्टेट प्लेसमेंट, टेम्पररी और परमानेंट मेटालिक और प्लास्टिक स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस
फॉर मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बिनाइन होते हैं जिसके अंदर हम प्लास्टिक स्टैंड डालते हैं, और मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम मेटालिक स्टैंड डालते हैं। नहीं जो टेम्परेरी और परमानेंट मेटालिक और प्लास्टिक स्टैंड, टेम्परेरी भी डालते हैं, परमानेंट भी डालते हैं दोनों। अगर कोई जो स्टैंड हमें रिमूव करना हो, शॉर्ट टाइम के लिए डाला जाए, तो उसके अंदर हम प्लास्टिक स्टैंड या फुली कवर्ड मेटल स्टैंड यूज करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो हमने परमानेंट डालना हो, स्टैंड छोड़ना हो, तो उसके लिए हम पार्शियली हाफ या अनकवर्ड मेटल स्टैंड यूज करते हैं। अब एक बता सकते हैं कि हम फुली कवर्ड मेटल स्टैंड क्यों और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सीबीडी स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एसोफेजियल स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एसोफेजियल स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर पे चलो मुझे सीपीडी स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्यों यूज कर सकते हैं और वहाँ पे किस डिजीज के अंदर इसको यूज करते हैं? जीबी मैस पेशेंट को नो, जीबी मैस में कभी भी हम फुली कवर्ड मेटल स्टैंड यूज नहीं करते। मैं उसका रीजन भी बताता जाता हूँ। अगर हमारे गॉलब्लैडर के अंदर कोई सिक्रीशन होगी, कोई भी एंजाइम्स होंगे, उसको वहाँ से ड्रेन आउट होना होगा, अगर हमने फुली कवर्ड मेटल स्टैंड डाल दिए, हम उसको मजीद ब्लॉक कर देंगे, पेशेंट मजीद जॉइंट्स में चला जाएगा। तो उसके लिए हमें पार्शियली या हाफ कवर्ड इवन और साइज मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर का 60 मिलीमीटर का स्टैंड में यूज करना है, ठीक। बाकी बताएं और आपने भी बोलो नहीं, सारे जवाब वहाँ से आ रहे हैं। अरे बोलो ना किसको, तो बताओ अपने। हम और कहाँ पे यूज कर सकते हैं फुली कवर्ड मेटल स्टैंड? कोई सर्जरी करके जो स्ट्रक्चर बनते हैं बिल्डरी को, उसमें हम डाल सकते हैं फुली कवर्ड, इसमें डाल सकते हैं। और सॉफ्टवेयर्स के अंदर जिनका लॉन्ग टर्म बार मल्टीपल टाइम डायलेट करते रहते हैं, उसके अंदर फुली कवर्ड स्टैंड डालते हैं। ट्रैकियोएसिडियल फिस्टुला में हम डालते हैं फुली कवर्ड स्टैंड। नास्टोमोटिक स्ट्रक्चर के अंदर हम फुली कवर्ड स्टैंड डालते हैं, या अगर परफोरेशन हो जाए तो उसके अंदर फुली कवर्ड मेटल स्टैंड डालते हैं, ठीक है। और पार्शियली कवर्ड, हाफ कवर्ड, अनकवर्ड कहाँ यूज किए जाते हैं? मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर अभी बताया ना फिस्टुला के लिए कौन सा स्टैंड है? मैलिग्नेंसी मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगी कौन से मैलिग्नेंट में कौन सा स्ट्रैंड यूज किया जाता है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा कि हार्ट वाले स्ट्रक्चर में कौन सा यूज किया जाता है, मिड सीपीडी में या लेवर में कौन सा स्ट्रैंड यूज किया जाता है, ठीक। आगे देखिए। फोर्थ है हमारे पास एंडोस्कोपिक इंसिजन थेरेपी, नीडल नाइफ और आईटी नाइफ इंसिजन फॉर एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर। कौन सा प्रोसीजर करते हैं हम एंडोस्कोपी के लिए, लीजन थेरेपी के लिए, तो बता सकते हैं? पॉइंट करते हैं ये सारे पॉइंट के लिए नीडल नाइफ यूज करते हैं ना, कौन सी? आई टाइप, जे टाइप, आई टाइप यूज करते हैं, जे टाइप यूज नहीं करते। जे टाइप मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वो स्पेशली ईएसडी के अंदर यूज किया जाता है, या ईएमआर में भी बहुत इतना ज़्यादा नहीं यूज करते। ईएसडी के लिए जे टाइप, ओ टाइप, आई टाइप, आईटी नाइफ को यूज करते हैं। स्पेशली नीडल नाइफ या आई टाइप के जो नाइफ होते हैं वो पॉइंट प्रोसीजर के लिए यूज किए जाते हैं। याद है पॉइंट के साथ, अब एक हफ्ते ही करने छोड़े। तो हाइपर नाइफ जैसे आई टाइप नाइफ है, उसको जो हम यूज करते हैं, या दूसरे जो नाइफ आते हैं ओलंपस के आई टाइप स्पेशली नाइफ आते हैं, उसको हम पॉइंट प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, ठीक। आगे चलिए। फिफ्थ है हमारे पास एडजक्टिव थेरेपी, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन ऑफ मैटोमाइसिन टू रिड्यूस रिंकल्स। पेशेंट की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं जो हमारे टिश्यू को स्कार कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर नहीं बार स्ट्रक्चर नॉट डेवलप हो, तो हम क्या करते हैं उस जगह पे जो बिनाइन स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे स्टेरॉइड इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, ताकि बार रिकरेंस जल्दी ना हो। होते तो हैं वो रिकरेंस, लेकिन अर्ली रिकरेंस से सेव करने के लिए हम वहाँ पर स्टेरॉइड इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, वो इंट्रालीजनली करते हैं, ठीक है। चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना। उसके बाद है बेली एंड पेनक्रियाटिक स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बिनाइन स्ट्रक्चर, बलून डायलेटेशन, प्लास्टिक स्टेंट प्लेसमेंट, मल्टीपल स्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी। जो हमारे स्ट्रक्चर बिनाइन होते हैं उसको हम बलून से डायलेट करके या फिर प्लास्टिक स्टेंट प्लेस करते हैं, मल्टीपल स्टेंट डालते हैं लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी के लिए, ताकि उनका बिनाइन स्ट्रक्चर ठीक हो सके।
उसके बाद है मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर, सेल्फ एक्सपेंडल मेटल स्टैंड अनकवर्ड और कवर्ड डिपेंडिंग ऑन इंडिकेशन। जो मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर हम सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटालिक स्टैंड डालते हैं, कवर्ड और अनकवर्ड। उसके बाद ईयूए गाइडेड एंड अल्टरनेटिव एंड ईआरसीपी फेल, उस पेशेंट की ईआरसीपी मल्टीपल टाइम फेल होती है, फिर उसके बाद हम ईयूए गाइडेड उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं। वो किस तरह की करते हैं? ईयूए गाइडेड बेडेड रिलीज करते हैं, कुछ पेशेंट का टेम्परेरी मैस होती है। किस तरह करते हैं? हमारा प्रोसीजर करने का मेथड बताओ। एफएनएडिल से हम पहले ईयूएस के थ्रू हम पहले बेडेड डक को देखते हैं, उसके बाद एफएनएडिल से उसको पंचर करते हैं, फिर वायर लेके जाते हैं हम बेडेड डक के अंदर, उसके बाद हम उसको डायलेट करते हैं हेरिकेन से, फिर उसके बाद हम उसको स्टेंट प्लेस करते हैं। पंक्चर करते हैं ना, पहले डक्ट्स को पंक्चर करते हैं किस चीज से? एफएनएडिल सिस्टोटोम से। चलो मैं बताता हूँ। ईयूएस गाइडेड बिल्ली ड्रेनेज क्या होती है? एक एडवांस्ड प्रोसीजर है जिस पेशेंट में हम नॉर्मली ईआरसीपी फेल्ड हो जाती है, जिसमें ड्यूडेनल स्ट्रक्चर ग्रोथ ज़्यादा हो, जेनेटरी ग्रोथ ज़्यादा हो, हम कैनुलेशन ना कर पाएँ, बेल्ट के अंदर ना जा पाएँ, तो हम उसको क्या करते हैं, रोंडेवो करके हम उसको ईयूएस गाइडेड बिल्ली ड्रेनेज करते हैं। उसका मेथड सुन लेते हैं थोड़ा सा। उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोज करते हैं ईयूएस के जरिए, जहाँ पर हमारी अप्रोच इजी एक्सेस होगी, कहाँ पर इंट्राहेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट, प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट, इन कॉमन हेपेटिक डक्ट में डिस्टली की बात नहीं करेंगे, तो वहाँ से हम उसको डायग्नोज करने के बाद उसको पंक्चर करके एफएनए नीडल से उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके कंफर्म करते हैं कि ये वाकई डायलेटेड डक्ट्स हैं कि नहीं। अगर वो डायलेटेड डक्ट्स है तो फिर हम क्या करते हैं, पंक्चर करने के बाद हम वहाँ पर गाइड वायर प्लेस करते हैं। गाइड वायर को फिर हम किसी भी जगह पे ल्यूमन के अंदर, डक्ट्स के ल्यूमन के अंदर उसको ल्यूप करके फिर उसके अंदर एक सिस्टोटोम से उसको पंक्चर करते हैं। पंक्चर करने के बाद फिर हमें स्टेंट डालने से पहले हम उस एरिया को डायलेट करेंगे जहाँ से हम इंसर्ट हुए थे नीडल नाइफ के उसके एफएनए के जरिए। वहाँ पे डायलेट करने के बाद फिर हम वहाँ पे मेटल स्टैंड को डिप्लॉय कर देते हैं। अगर हमें रास्ता मिल जाता है वहाँ से रिट्रो एंटीग्रेड आने का, अगर ड्यूडेनम में हमारी वायर चली जाती है, फिर हम एम्पलरी एरिया पे उस स्टैंड को प्लेस करते हैं। क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर तो पूछिएगा। ये करने के बाद अब जो ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, जो एम्पला के ऊपर ग्रोथ थी या ड्यूडेनम में ग्रोथ थी, अब उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से बोलो। ड्यूडेनल स्टेंट क्या है यार, एक्सीडेंट है। वहाँ पे हम ड्यूडेनल मेटल स्टेंट डाल देंगे, तो हमने क्या किया, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज कर दिया। कौन कौन से? लीवर डक्ट थी और ड्यूडेनल। ठीक है, एडवांस प्रोसीजर याद नहीं समझ आए बार बार पूछिएगा, बार बार बताऊंगा। ठीक, सर यहाँ पर अनकवर्ड इस्तेमाल करेंगे या फुली कवर्ड? देखिए अब सोचने की बात, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, हमें कौन सा स्टैंड यूज करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया देने आपको ब्रीफ करूंगा, कुछ भी आइडिया दें। फुली कवर्ड नो, पार्शियली कवर्ड। गुड, एक्सीलेंट। पार्शियली कवर्ड या हाफ कवर्ड क्यों? देखिए हमने जब बाहर से स्टमक के जरिए रास्ते से हम जब लीवर के अंदर जाते हैं तो बीच में कैविटी आती है, डिस्टेंस आता है ना। ठीक, अगर हमने अनकवर्ड स्टैंड डाल दिए तो हमारा जितना भी ड्रेन लीवर डक्ट्स का हो वो कहीं भी जाके गिर सकता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा सकता है। ठीक, तो उसके लिए स्टैंड को कवर्ड होना जरूरी है ताकि जितना भी फ्लूइड है वो सारा के सारा स्टमक या गट जहाँ से पंक्चर के वहाँ पे ड्रेन हो। ये भी बात है, अगर अनकवर्ड डालेंगे तो वो कहीं भी ड्रेन हो तो उसके नेट से निकलता रहेगा। कवर्ड होगा तो पूरा एक पाइप बन जाएगा, पाइपलाइन बन जाएगी पूरी फर्स्ट लाइन के जरिए हमारी गट के अंदर, स्टमक के अंदर आगे उसकी ड्रेन होगी। ये भी बात। एक क्रोनिक एंड ड्यूडेनल स्ट्रक्चर, क्रोनिक एंड ड्यूडेनल स्ट्रक्चर में बिनाइन स्ट्रक्चर है बलून डायलेटेशन और टेम्परेरी स्टेंट प्लेसमेंट। जो बिनाइन स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बलून से डायलेट करते हैं और टेम्परेरी स्टेंट प्लेस करते हैं, जैसे कभी सबने बताया था फुली कवर्ड स्टेंट डालते हैं टेम्परेरी। उसके बाद है मैलिग्नेंट सेंस ऑफ पैलिएटिव डिकम्प्रेशन। मैलिग्नेंट पेशेंट के अंदर हम मेटालिक स्टेंट डालते हैं जो पैलिएटिव डिकम्प्रेशन होता है, जो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको रिलीज करता है, या क्रोनिक कैंसर होता है उसको डिकम्प्रेस पेशेंट को, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करने के लिए स्टेंट को डाला जाता है।
एंडोस्कोपी डिसेक्शन ऑफ सेकेंडरी टू स्कारिंग आफ्टर EMR ESD विद लोकल थेरेपी। जो हमारी पॉलिप होते हैं जो ग्रोथ डेवलप कर रहे हैं उसको हम EMR या ESD के लोकल थेरेपी के जरिए निकाल सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट डायलेटेशन केयर एंड फॉलोअप। ऑब्जर्व फॉर परफोरेशन, ब्लीडिंग और पेन। जब हम डायलेटेशन करते हैं तो फिर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कहीं उसकी परफोरेशन या ब्लीडिंग और पेन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कहीं पेशेंट को परफोरेट तो नहीं हो गया, कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। बाद है रिपीट डायलेटेशन में भी नीडेड रिकरेंट स्ट्रक्चर। अगर उसको दोबारा से स्ट्रक्चर होता है तो उसकी हम डायलेटेशन रिपीट कर सकते हैं। इवैल्यूएट डाइट टॉलरेंस एंड सिम्पटम इम्प्रूवमेंट। उसकी हम डाइट से पूछेंगे कि पेशेंट को डाइट ठीक है, कहीं उसको सिम्टम्स तो नहीं है तो उसकी डायलेटेशन रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसको फॉलोअप करेंगे आफ्टर 4 to 6 वीक तक। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में जो हमारी डायलेटेशन की कॉम्प्लिकेशन होती है वो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है परफोरेशन। उसके बाद ब्लीडिंग, इन्फेक्शन स्पेशली इन ब्लीडिंग कॉजेज, स्टेंट माइग्रेशन और अक्लूजन, रिकरेंस, रिक्वायरमेंट रिपीटेड थेरेपी। परफोरेशन हो सकती है कॉम्प्लिकेशन के अंदर, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर और स्टेंट माइग्रेट हो सकता है और रिकरेंस रिपीट थेरेपी। उसको ज़रूरत पड़ सकती है कि हम दोबारा उसकी प्रोसीजर कर सकें। एंडोस्कोपी मैनेजमेंट ऑफ GI स्ट्रक्चर प्रोवाइड। आप यहाँ से खुद क्या समझ में आई, इसकी समरी क्या है लड़कों में क्या तो जुबैर आप बताओ आज की इस क्या समझी थी आज की प्रेजेंटेशन। आज हमने जो प्रेजेंटेशन जो पढ़ा तो जो सीखा क्या सीखा, 2-4 लफ्ज़ों में बताओ। स्ट्रक्चर के बारे में और मैलिग्नेंसी के बारे में, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर के बारे में, बिनाइन स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी थेरेपी, उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, डायलिटेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर की जाती है और किसके साथ किसके जरिए डायलिटेशन की जाती है, डायलिटेशन के गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ी हैं। अब आप बताओ। एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ GI स्ट्रक्चर इफेक्टिव मिनिमल इन्वेजिव रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टेक्निक सिलेक्शन डिपेंड ऑन ऐसे बताओ जाने की। एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट के जरिए हम GI स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं, पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक कर सकते हैं। टेक्निक सिलेक्शन डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर टाइप, कॉजेज एंड लोकेशन। उसकी हम टेक्निक को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस कॉज से और किस लोकेशन पे है। हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इंश्योर ऑप्टिमल आउटकम्स। मुख्तलिफ जगहों से हम अप्रोच कर सकते हैं उसकी ऑप्टिमल आउटकम्स। यानी हम उसको कौन से जरिए से डायरेक्ट कर सकते हैं, कौन से जरिए से स्टैंड पे सकते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है तो एक चीज़ नहीं होती। अगर एक ऑप्शन फेल होता है तो नेक्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली तरीके से रेट्रोग्रेड नहीं कर पा रहे तो हम उसका एंटीग्रेड ERCP कर देंगे। यूएस गाइडेड बिलियरी ड्रेनेज हम उसकी कर सकते हैं। जैसे सूडोसिस बनती है तो यूएस गाइडेड या एंडो गाइडेड सूडोसिस ड्रेनेज कर सकते हैं, इसकी सर्जरी से बचा सकते हैं ऐसे पेशेंट। तो मुख्तलिफ चीज़ें आज हमने डायलिटेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स की डायलिटेशन, कौन कौन सी डायलिटेशन को किस तरह मैनेज किया जाता है, डायलिटेशन स्ट्रक्चर की कॉजेज़ क्या क्या होती है, फिर उस कॉज को किस तरह रिलीव करेंगे, गैजेट्स किस तरह हम कौन से यूज़ करेंगे, हम एंडोस्कोपिकली किस तरह एवेल्युएट कर सकते हैं या CT गाइडेड MRCP गाइडेड हम किस तरह उसका एवेल्युएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, उस ग्रोथ को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अब कौन देगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन देगा बताएं। मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं थोड़े से मैनोमेट्री के बारे में, क्योंकि हम एक्लेजिया अमूमन कम करते हैं, पोएम हम करते हैं। तो पोएम को एक्लेजिया को डायग्नोस किस तरह किया जाता है ये पढ़ने में बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोग कोई भी नहीं पढ़ते। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मेरी फोकस रहेगी, ठीक है, HRR के ऊपर। ठीक, थैंक यू।